रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। 17वें लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हम जनता की नब्ज टटोलकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपना पूरा विस्तृत ओपिनियन पोल, जिसमें ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं और जनता से उनका मूड भांपने की कोशिश करते हैं। हम आपको पूरे हफ्ते भर उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद उसका डेटा एनालिसिस कर आपके सामने रखते हैं जनता का मूड। और आज हम जिस राज्य की बात करने जा रहे हैं, दरअसल वो राज्य तय करता है कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा। अनुराग, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, हम बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा सूबा 80 लोकसभा सीट, और इस ओपिनियन पोल के जरिए हम आपको बताएंगे कि 2019 में उत्तर प्रदेश में किस तरीके की राजनीतिक तस्वीर बन सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएं, नतीजा आपके साथ साझा करें, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2019 के चुनावी महाभारत का शंखनाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, यानी बहुमत की 30% सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। इस लिहाज से हर पार्टी के लिए यूपी जीतना अहम है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा में से बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2 सीट बीजेपी के सहयोगी अपना दल को मिली थी। कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली सिर्फ 2 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और बीएसपी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया था, लेकिन इस बार हालात अलग है। इस बार उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बीएसपी और अखिलेश यादव की पार्टी एसपी का महागठबंधन है, जिसमें अजीत सिंह की आरएलडी भी शामिल है। बीजेपी और महागठबंधन की जंग को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान सौंपी है। तो अब सवाल है कि इस घमासान के बीच यूपी की जनता किसे चुनेगी। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी संगम तट से अपनी गंगा यात्रा का शुभारंभ किया। ये गंगा यात्रा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संसदीय क्षेत्र फूलपुर से होकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के वोटर्स के मूड का जायजा लेने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने बुंदेलखंड से लेकर अवध और पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक शहर और गांव में लोगों से बात की। हम तो वोट मोदी जी को ही करेंगे और अपनी भाजपा कमल पर ही मुहर लगाएंगे। बिल्कुल, चेंज इज मस्ट। मेरे ख्याल से कांग्रेस को वोट देना चाहिए मौका। यूपी में 7 चरण में लोकसभा चुनाव है। इस पूरे हफ्ते आपने न्यूज नेशन पर यूपी के चुनावी माहौल से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, और अब देखिए उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल। तो हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर जनता का मूड क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है देश को 5 प्रधानमंत्री दे चुका है और ऐसे में क्या इस बार भी अगला प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश ही तय करने वाला है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले अपने पूरे पैनल से रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी जी हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं लखनऊ से। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी और एनके सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे सहयोगी अनुराग आपको बताएं कि हमारा डेटा जो है वोट परसेंटेज और सीटों के लिहाज से क्या कुछ कहता है। बिल्कुल, तो 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कुल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और 2014 का लोकसभा चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला था कई मायनों में। लेकिन 2019 की तस्वीर कैसे ही हो सकती है। सबसे पहले वोट शेयर की बात करते हैं कि 2019 में किस पॉलिटिकल पार्टी का कितना वोट शेयर हो सकता है। वोट शेयर के हिसाब से चीजों को आपको अगर समझाने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं। देखिए जरा मोटे तौर पर 2 तस्वीरें यहां पर नजर आती हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जिसको पिछली बार 71 सीटें मिली थी और सहयोगी दल को 2 सीटें, यानी कुल मिलाकर एनडीए को 73 सीटें मिली थी। वहीं सपा को 5 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें और बसपा का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2019 में वोट शेयर के लिहाज से देखिए तो सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोक दल का वोट शेयर 39% के आसपास हो सकता है 2019 में। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 37% के आसपास। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी को कमान सौंपी गई है। वोट प्रतिशत 12% के आसपास हो सकता है उत्तर प्रदेश में 2019 के लिहाज से। तो ये आप समझ सकते हैं कि वोट शेयर
क्या कुछ है, लेकिन इसी वोट शेयर को अगर हम सीटों में तब्दील करते हैं तो उत्तर प्रदेश में किस पॉलिटिकल पार्टी को या कहिए किस गठबंधन को कुल कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इसी के आधार पर 2019 की राजनीतिक तस्वीर तय होगी। तो देखिए जरा आंकड़े आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें और 42 सीटें सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाती नजर आती हैं, रालोद के खाते में जाती नजर आती हैं, जबकि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल मोटे तौर पर अपना दल को 37 सीटें मिलती हैं। कांग्रेस का खाता 2019 में खुलता नजर आता है, एक सीट सिर्फ मिलेगी यहां पर, लेकिन सपा, बसपा और रालोद और बीजेपी या कहिए एनडीए का मुकाबला करें तो यहां पर 5 सीटों का अंतर है। और 2019 के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करें तो लगभग 36 सीटों का बीजेपी को, एनडीए को उत्तर प्रदेश में इस बार नुकसान होने जा रहा है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2019 में कैसी हो सकती है। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं एनके सिंह जी। यहां पर बीजेपी को 35 सीटों का नुकसान, क्या कुछ वजह आपके मुताबिक? जी हाँ, 35 सीट जो आप बता रहे हैं ये कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। मेरा मानना है कि करीब 50 सीटें लूज करेंगे और उसका बहुत सिंपल सा है। जब आपने ये सर्वे किया होगा तो उस समय एक चीज़ फैक्टर इन नहीं की होगी कि कांग्रेस वोट्स तो नहीं, सीट नहीं निकालेगी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर सहमति के साथ लड़ती तो सबसे बड़ा नुकसान जो होता वो ये था कि सहमति में कांग्रेस के पास वोटर इस समय कौन से हैं। वो 7.5% जो 2014 में थे वो अपर कास्ट वोटर हैं, वो वोटर हैं जिनके परदादा ने एक बार नेहरू जी के साथ नेहरू जी की छड़ी ढोई थी। ये वो वोटर है और वो ब्रॉडली ब्राह्मण, ठाकुर या इस तरह और ज्यादा नुकसान हो सकता था अगर कांग्रेस भी साथ आ जाती है। अनिला जी नहीं, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कांग्रेस साथ में होती तो ये वो सारे ब्राह्मण बीजेपी को वोट देते। ये जो सटल मूव था जिसकी वजह से कांग्रेस ने हर जगह कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उसकी वजह से ब्राह्मण वोट कांग्रेस के पास रिटेन हो जाएगा। ये एक बीजेपी को नुकसान होगा। तो दूसरा, ये दोनों जो टाई अप हुआ है बीएसपी और एसपी का, ये फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है और इसके साथ जैसे एफपीटीपी जो सिस्टम है इसमें सीटों में कन्वर्जन बहुत फास्ट होता है। इसलिए मुझे लगता है कि 35 जो आप नुकसान कह रहे हैं वो कम है, 50 तक नुकसान हो सकता है। चलिए, तो यहाँ अनिला जी अच्छी खबर हमारे ओपिनियन पोल में भी नहीं आ रही हो और एनके सिंह का जो विश्लेषण है सर का वो भी आपके हक में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जो जिस प्रकार से आंकलन करें, जो सर्वे आए, ये स्वतंत्रता है, ये हमारे संविधान ने दी हुई है, परंतु जो ज़मीनी हकीकत होती है वो बिल्कुल अलग होती है। 2014 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी को जब मोदी जी की वेव, बहुत स्ट्रांग वेव नहीं आई थी, उससे पहले भी कहीं नहीं आंका जाता था, बिल्कुल नहीं आंका जाता था। फिर 2017 के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तब भी भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जाता था कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है मोदी जी की और मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और ये लोग जो हैं सत्ता में नहीं आएंगे। तो 2014 के रिजल्ट देख लीजिए, 2017 के रिजल्ट देख लीजिए। अनिला जी, एंटी इनकम्बेंसी चुनाव विकास पर हमारे देश में जनता विकास को मुद्दा बनाकर वोट देने जाती हो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जो मुद्दे होने चाहिए वो नहीं रहते हैं। जातिगत समीकरण जो है एक अहम रोल अदा करते हैं और ऐसे में मुस्लिम, यादव और जो हमारा दलित वोट बैंक है उस सब को मिला के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, निश्चित तौर पर आपके लिए उसको भेद पाना आसान तो नहीं है। देखिए, 2 बार ऐसे उदाहरण स्थापित हो गए हैं उत्तर प्रदेश में जब जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट डले हैं। 2014 में भी जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट डले हैं और 2017 में भी जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट डले हैं। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ, अब तो हमारे साथ हमारा रिपोर्ट कार्ड भी है। हम तो बोलते हैं, जब लोग हमें चैलेंज करते हैं, आप किसी भी फील्ड पे आप देख लीजिए, आप चाहे एम्प्लॉयमेंट की आप बात करते हो, आप हाउसिंग की बात करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, आप किसी भी, आप हेल्थ की बात करते हो। बिल्कुल, लेकिन अनिला जी 22% लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश में, जब उनसे पूछा गया कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, 22% लोगों ने कहा रोजगार का मुद्दा। लेकिन विनोद सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा जिसका जिक्र भी यहाँ पर एनके सिंह जी कर रहे थे, अपर कास्ट वोट के लिहाज से। सर, 2014 में भी तो सपा, बसपा, कांग्रेस सब अलग लड़े थे, फिर ये फॉर्मूला तब क्यों नहीं नजर आया था? तब क्यों कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, सपा सिर्फ 5 सीटों पर सिमटी हुई थी और बसपा का तो खाता तक नहीं खुला था? इस बार कैसे अपर कास्ट वोट
कांग्रेस को जाएगा, बीजेपी को नुकसान होगा, कैसे ये फॉर्मूला काम करेगा? नहीं, सिंह साहब ने जो कहा है, उनका कहना है कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जो 6-7%, 5% जो बचा है, ये वो ब्राह्मण है जो खानदानी तरीके से पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और अभी भी वो कांग्रेस को वोट देता है, कांग्रेस जीते या हारे। लेकिन जब कांग्रेस गठबंधन कर लेती, जैसे जो विधानसभा चुनाव में हुआ कि जैसे ही कांग्रेस अखिलेश के साथ गई, वो वोटर छिटक करके बीजेपी के साथ चला गया और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। जो अनिला जी कह रहे हैं कि जो 325 सीटें बीजेपी को मिली, उसका बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि कांग्रेस के अखिलेश के साथ गठबंधन करने से। चूंकि इस बार कांग्रेस गठबंधन से बाहर है, तो वो जो 7-8% वोटर है वो चिपका हुआ है और थोड़ा बहुत जो प्रियंका गांधी घूम रही है, उसके प्रभाव से जो थोड़ा बहुत खिसकेगा, तो सवर्ण वोट वो बीजेपी का नुकसान कर सकता है। चलिए, तो बीजेपी को हर तरफ से नुकसान हो रहा है, चाहे हम गठबंधन की बात करें या फिर कांग्रेस के इस एग्रेसिव कैंपेन की बात करें। लेकिन समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल हफीज गांधी जी, आप तो हमारे इस ओपिनियन पोल के नतीजों से संतुष्ट हैं? आपको लगता है इससे और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा महागठबंधन? लगता है कि गठबंधन इससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा, क्योंकि अभी आप पिछले बार के अगर जो ओपिनियन पोल्स आए थे डिफरेंट चैनल्स पर और डिफरेंट एजेंसीज ने किए थे, उन्होंने गठबंधन को ज़्यादा सीटें दिखाई थी और लगता भी है। देखिए, हम आंकड़ों के रूप में, हम मुद्दों के रूप में, हम संगठन की जो क्षमता है उसके रूप में अगर आप देखें तो हम हर उस पार्टी से ऊपर हैं जो उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव लड़ रही है। देखिए, अभी अनिला जी बोल रही थी कि 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव लोगों ने सारी चीज़ों के ऊपर उठ कर दिया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाने पड़े जातिगत आंकड़ों को साधने के लिए। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने अभी लखनऊ के अंदर हर जाति का जो है एक अलग से सम्मेलन कराया था, हलवाई समाज, प्रजापति समाज और किस समाज का। तो भारतीय जनता पार्टी करती कुछ और है और वादा कुछ और करती है। चलिए, इसका जवाब मैं अनिला जी से ले भी लूं। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जी अनिला जी, आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कि ज्यादा सीटें आएंगी गठबंधन। मैं एक चीज जानती हूँ कि भारतवर्ष में अगर कोई ये कहे कि जो जाति व्यवस्था है उसको आप दरकिनार कर दो, तो समाज में जाति व्यवस्था जो है उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। कर रही थी जब मैंने आपसे पूछा कि महागठबंधन नुकसान करेगा। मैं बात पूरी कर लेती हूँ, मैं समाज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब हम समाज के बीच में जाते हैं तो जो जाति व्यवस्था है हम उसको भी अपने साथ लेने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि चुनाव हमें भी लड़ना है। सत्ता हमें भी या जाति पर नहीं, एक सेकंड, मैं वही बता रही हूँ। परंतु ये समाज की बात हुई। आप समाज में आप क्या करते हो? आप कार्य करते हो एक राजनीतिक दल होने के नाते, और खासतौर से अगर आप सत्ताधारी हो तो हमने कार्य किए हैं कि जाति को जातिगत समीकरणों को तोड़ पाएंगे, इतने कार्य किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिएगा। आपको ये नहीं 325 सीटें आई हो, नहीं एक बार, एक मिनट गांधी जी, मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक मिनट जरा सुन लीजिए। आपके तो कार्यकर्ता जो है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के धरातल पर जाके देख लीजिए, अभी भी एक दूसरे की गर्दन पे छुरी लिए खड़े हुए हैं। किस में है आप? कौन से परसेप्शन में तो आप देखिए कि कितनी धरातल पे तो आप अर्थमेटिक नहीं है। राजनीति जो है अर्थमेटिक नहीं होती आपके कार्यकर्ता माननीय अखिलेश जी का और मायावती जी का पोस्टर जलाते हैं होलिका दहन में। साहब, आपके घरों में हो जाता होगा, बाराबंकी के आपके बीजेपी के कार्यकर्ता माननीय अखिलेश जी का, माननीय मायावती जी का पोस्टर जलाते हैं। इतनी घृणा है आपको दलित समाज से और वंचित समाज से, ठीक है, पिछड़ा समाज से। यही पिछड़ा समाज, यही दलित समाज आपको 2000 में जवाब देने जा रहा है। 73 था ना, इस बार तो 74 से प्लस सीटें आएंगी। चलिए, 6 सीट किसने बनाया? गांधी जी माफ कीजिएगा, आपको हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब भी हैं, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब। भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को तो 36 सीटों का नुकसान हो रहा है न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो सिर्फ 1 सीट मिल रही है, अमेठी या रायबरेली। नुकसान भी एक का ही हो रहा है, दो मिल रहे हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, जैसे अभी एनके सिंह साहब ने और विनोद जी ने कहा, तो बात वो सच है अपनी जगह पर। रही बात आपके ओपिनियन पोल का, हम धनात्मक ऊर्जा के साथ सम्मान करते हैं, हम और मेहनत करेंगे, एक चीज तो ये बता दें। लेकिन हमें किसी भी ओपिनियन पोल पर आप हमें 80 सीटें दे देते तब भी हम भरोसा नहीं करते, आप हमें 1 दे रहे हैं तब भी हम भरोसा नहीं करते। हम तो एक बड़ी छोटी सी बात कहते हैं एनके सिंह जी और विनोद अग्निहोत्री जी के सामने, कितना हो चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। 2014 में हमें जवाब देना था, कठिन जवाब देना था लोगों के सामने। हमारी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना टन्ना और वो रामदेव, इस तरीके के जितने भी प्रॉक्सी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सर आपके मंत्री गए थे, आप अन्ना टन्ना नहीं कह सकते सुरेंद्र राजपूत साहब, करने का काम किया था। और
सरकार सम्मान दे रही थी उस वक्त की, अब देखिए जो मैं कहना है वो तो मैं सरकार आपकी पार्टी सम्मान दे रही थी, आप अन्ना टन्ना कैसे कह सकते हैं? सारा पता है, बिल्कुल हाँ, सम्मान दे रही थी, गलत कर रही थी ऐसे आदमी को जो भाजपा का प्रॉक्सी वो था, तो उसको सम्मान देना उचित नहीं था अपनी जगह पर। अनुराग भाई मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद टोक लीजिएगा। मैं कोई गाली गलौज करूं तब आप मुझे कहिए, लेकिन जी बोलिए की भाषा पे नहीं, अन्ना एक गांधीवादी है, उनका हम सम्मान करते हैं, उन्हें टन्ना सुनना पसंद नहीं करेंगे हम कम से कम राष्ट्रीय चैनल पर, क्योंकि देश में एक बुजुर्ग होने के नाते, गांधीवादी होने के नाते उनकी एक जगह और सम्मान है। सभी सम्मान, अन्ना बुजुर्ग होने के नाते सभी सम्मान करते हैं, लेकिन बुजुर्ग को अपनी बुजुर्गियत रखनी चाहिए। लोकपाल के लिए जो आदमी उस समय संघर्ष कर रहा था, उसको 5 साल संघर्ष करना चाहिए था। खैर, आप हमारी बात में विषयांतर न कराइए। मैं आपको पूरी बात बता दूं कि 2014 में हमें जवाब देना था, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा, और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा उन मुद्दों पर, चाहे वो गाय का मुद्दा हो, चाहे वो छुट्टा जानवरों का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगार का मुद्दा हो। इन सारे मुद्दों पर जब आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प की तरफ है। और चलिए, तो पर उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मौजूदगी के बावजूद भी, प्रियंका के बनारस से लेकर अयोध्या तक जाने के बावजूद भी ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि आप एक विकल्प हैं? देखिए, फिर से मैं बताऊं, आप इस बात को कह सकती हैं, हमें बताया ना कि आपकी निर्मम मीमांसा भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। हमें तो पता है कि जनता में हम कहां चुनाव जीत रहे हैं। हम आपको बता दें, मैं चुनाव में सीटें आपको बता सकता हूं। कितनी सीटें आ रही हैं आपकी उत्तर प्रदेश में? जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? आप पहले तो जी वो भी मैं बता देता हूं आपको। हम सहारनपुर जीत रहे हैं, हम कानपुर जीत रहे हैं, उन्नाव जीत रहे हैं, हम अमेठी जीत रहे हैं, रायबरेली जीत रहे हैं, बाराबंकी जीत रहे हैं, फैजाबाद जीत रहे हैं, हम धौरहरा जीत रहे हैं, कुशीनगर जीत रहे हैं। इनको तो आप लिख लीजिए, हम ये इतनी सीटें तो पहले से जीते हुए हैं जी, ठीक है। इसके अलावा हम कानपुर की घाटमपुर सीट राजा रामपाल वाली जीत रहे हैं। तो ऐसा है कि हम चुनाव एक बड़ी संख्या में जीतने जा रहे हैं। कई चुनाव तो हम वो जीतने जा रहे हैं जिसकी आपको आवश्यकता भी नहीं हो, क्या नाम, आपको अनुमान नहीं होगा, लेकिन आपके अपने पोल हैं, अपने सर्वे हैं, इस पर बिल्कुल। अगर छत्तीसगढ़ में हम आपको आगे रखते हैं, पंजाब में हम आपको आगे रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर पीछे आ रहे हैं, तो देखिए हम तो जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अनिला जी, अगर सबसे ज्यादा जो नुकसान, मैंने न्यूज नेशन का वो पोल भी देखा था छत्तीसगढ़ का, जिसमें हमें फंसाया हुआ था जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की 36 सीटें भी कम हो रही हैं। लेकिन एनके सिंह जी, जो सवाल मैंने सुरेंद्र राजपूत साहब से पूछा था उसको उन्होंने जवाब नहीं दिया। वोट प्रतिशत बढ़ रहा है लेकिन सीट घट रही हैं 2014 के मुकाबले 2 की जगह 1। इसकी वजह नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से वायनाड भी जा रहे हैं। नहीं, बहुत सिंपल सी बात है इसकी कि राहुल गांधी जा रहे हैं और बिल्कुल जाना चाहिए उनको, क्योंकि नेशनल एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, और ऐसे में कोई डाइसी ना रहे, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, दिमाग में आ सकता है, इस वजह से जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी 2 जगह से लड़े थे, तो इसलिए कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि आपको ताजुब होगा कि 2014 में मायावती को 1,59,00,000 वोट मिले थे, एक सीट भी नहीं आई। समाजवादी पार्टी को 1,70,00,000 मिले थे, 5 सीटें आई। बीजेपी को 3,20,00,000 के करीब वोट मिले थे और सारा का स्वीप कर लिया। अपना दल को 0.02% वोट मांगे, 2 सीटें मिल गई। ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी होती है, जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि जैसे ही मायावती और मुलायम मिले हैं, जो अनिला जी भूल गई बताना, और मेरे ख्याल से ये ऑस्ट्रिच लाई शुतुरमुर्गी जो अप्रोच होता है बीजेपी का, इससे बचना चाहिए। लेकिन खैर, वो तो पब्लिक मंच है इसलिए वो नहीं कहेंगी। हकीकत ये है कि जब एफपीटीपी सिस्टम में ये पहली बार हो रहा है 25 साल के बाद, 26 साल के बाद, कि मायावती और मुलायम सिंह मिल रहे, अखिलेश यादव मिल रहे हैं, और जब ये मिलेंगे तो जो एफपीटीपी सिस्टम है इसमें मल्टीप्लायर 2014 के मुकाबले भी 42% इतना ही नहीं कि दोनों जुड़ेंगे, सीटों में कन्वर्जन का रेट फास्ट हो जाएगा। लिहाजा एक बड़ा गेन होने जा रहा है इन दोनों कॉम्बिनेशन को, और कांग्रेस का हर जगह से खड़ा होना ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह रहा। अनिला जी, भरपाई कहां से होगी इस नुकसान की? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस चीज़ का उत्तर दे दूं जो सुरेंद्र जी ने कहा कि इन्होंने 9 सीटें गिनवा दी और
कहा कि ऐसी ऐसी सीटों पे हम जीतेंगे जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं 10वीं लगा। अम्बेडकर नगर भी गिनवाई। जी वही मैं देख रही थी। इसका उत्तर ये नहीं दे पाएंगे। अकबरपुर कानपुर देहात। जी मेरी सीट है। घाटमपुर जैसे दो घाटमपुर है, उसका नाम अकबरपुर है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। सुरेंद्र जी, उसका नाम घाटमपुर नहीं, उसका नाम अकबरपुर है। अकबरपुर कानपुर संसदीय देहात की सीट क्षेत्र, है, मैं उस राजा सीट का रहने रामपाल वाला हूं। 2009 के सांसद। नगर नहीं है और यही ओपिनियन पोल दिखाई दे जाता है। नहीं, देखिए 2009 में इनके पास जो परसेंटेज था वो 27.42 था। फिर 2014 पे कांग्रेस आ गई 7.50 और 2017 पर ये लोग आ गए 6.2%। तो लगातार जो गिर रहा है आपका ब्लड प्रेशर कहूँ कांग्रेस का, क्या हार्ट जो है ना, दिल जो है कांग्रेस का, वो रिवाइव नहीं हो सकता है, मरणासन पहुंच चुकी है। मन बहलाने के लिए ख्याल बहुत सारे हो सकते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, उतनी सीटें आप अपनी जीतेंगे। चिंता दूसरा, कीजिए, आपने मुझसे हम जो अभी प्रश्न किया था डॉक्टर कि खुद सपा ले लेंगे, बसपा आरएलडी आप जब ये अपने डॉक्टर combine की कर चिंता जाएंगे, कीजिए, तो अपने नेता की चिंता उसके बाद जो कीजिए, आप श्री नरेंद्र मोदी जी की चिंता कीजिए और श्री अमित शाह की चिंता कीजिए और दक्षिण भारत से चुनाव लड़वाइए। बताए, आप लोगों ने भी बताए हैं। देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ जो जिसका हमें कॉन्फिडेंस है, जो लीडर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो लगातार काम हुआ है, बिना जाति बिना धर्म के काम जो हुआ है, ठीक है। अब मैं उस बात पे, डेवलपमेंट पे बात करती हूँ। तो रिपोर्ट कार्ड, जैसे मैंने कहा, आंकड़े हैं। चाहे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने कहा कि लोगों ने कहा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, वो भी हमारे पास आंकड़े। और दूसरी बात, अगर मैं सेंटिमेंट्स की बात करती हूँ, भावनाओं की बात करती हूँ, जाति की बात करती हूँ, तो मैं क्या आपको जरा कुछ आंकड़े बता देना चाहती हूँ अनिल जी। मैं एक बात नहीं, अगर आप ओपिनियन पोल में, आपको ये बता दूं, जब हमने पूछा कि क्या आप अपनी राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, 45% लोग कहते थे हाँ, 42% नहीं, और 13% एक बड़ा वर्ग कह रहा था जो भी कुछ तय नहीं कर पाया है। जब हमने पूछा क्या बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के, यानी कि केंद्र की सरकार से आप खुश हैं, तो जवाब था 44% हाँ। यानी जनता का मन बटा हुआ है और 50 का आंकड़ा भी आप नहीं छू पा रहे हैं। तो ऐसे में 73 कहां से लाएंगे? जो आपने देखिए, एक जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका 43 बोला और 45 बोला। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का 45 और केंद्र का 44 बोला। 66% लोग आपके साथ नहीं है। नहीं, पर नहीं ना, आप ये कैसे जोड़ सकते हैं? जो डिसीजन नहीं ले पा रहे ना, तो उन्होंने खराब का ना अच्छा का, तो हम तो कहते हैं कि हम उनको मोटिवेट कर लेंगे, वो हमारी साइड है। जब हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता अब लोगों के बीच में जा रहे हैं। और एक मैं बात कहना चाह रही थी कि चलिए ये तो जाति की बात करें, सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड गांधी साहब, एक सेकंड, भावनाओं की बात करते हैं, तो दलित समाज नहीं भूल सकता समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी किस प्रकार से उनको परेशान किया जाता था, थाने में जाते थे, रिपोर्ट तक नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन विनोद जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, जब अलग अलग मुद्दों को समझने की कोशिश की मतदाताओं से, तो सवाल ये भी था कि आप में से कितने लोगों के जहन में राम मंदिर का मुद्दा होगा जब आप घर से निकलेंगे वोट डालने के लिए। 4% लोगों ने कहा कि राम मंदिर उनके लिए बड़ा मुद्दा होगा। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की यही तस्वीर रहने जा रही है? सिर्फ 4%। नहीं, देखिए, राम मंदिर, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि राम मंदिर का सबसे जो पीक था वो तब था जो अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे और अयोध्या में मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी और उसमें 16 लोग मरे थे। उसके बाद 1991 के चुनाव हुए थे, लोकसभा में 116 सीटें बीजेपी की आई थी जी। वो सबसे शीर्ष था राम मंदिर का। उसके बाद राम मंदिर तो लगातार भाजपा के घोषणा पत्र में पीछे जाता रहा। बिल्कुल। और 2014 में जब पहली बार भाजपा को बहुमत मिला तो वो बहुत अंदर था। बिल्कुल। और अब तो ये कहा जाने लगा है कि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाने लगते हैं, तो भाजपा के नेता जो है राम मंदिर को याद करने लगते हैं और फिर जब कोई बड़ा मुद्दा आ जाता है तो राम मंदिर पीछे छोड़ दिया जाता है। निचरना के तौर पर राम मंदिर के मुद्दे का इस्तेमाल होता है।